तो का हाल बाटे हो विद्यार्थी सब। तो सबके फिर से एक बार स्वागत है। अरे भैया एग्जाम एकदम माथे पर है और कुछ कुछ ऐसा छुपा रुस्तम क्वेश्चन सब है ना बाबू, जो अभी तक नहीं पढ़ाए थे या मान लीजिए पढ़ाए थे दिमाग से उतर गया है। तो एक बार फिर जो है देखिए, वैसे तो कहीं डेट मिस्टेक, अच्छा डेट ठीक है 21 फरवरी है बाबू। और एक और बात कहना चाहते हैं, 21 फरवरी को अपना सबके साइंस का ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। यहाँ नहीं जी, बिहार बोर्ड में। तो साइंस का ऑब्जेक्टिव यानी कहने का मतलब बिहार बोर्ड का एग्जाम है। तो साइंस के ऑब्जेक्टिव में कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो छुपा रुस्तम है, जिसको हम लोग पढ़े भी है और भूल भी गए हैं। तो हम आए हैं आपको आज रिवीजन करवाने, लगभग 100 प्लस क्वेश्चन, लगभग 100 क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे साइंस के, वो छुपा रुस्तम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, तो इस चैनल के ऊपर आप अगर नए हैं तो पहले स्वागत करिए मेरा और राधे राधे पहले कहिए। बोली जोर से प्रेमानंद महाराज की जय। और चलते हैं पढ़ने के लिए और देखिए कितना याद है कितना नहीं याद है। तो सबसे पहला है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर कैसा मतलब बनता है। तो देखिए छाया भी बनेगा और उपछाया भी, दोनों भी बनेगा। ठीक है ना, एक प्रकाश स्रोत के सामने यहाँ रखिएगा तो छाया भी बनेगा, उस छाया के एक छोटका छाया भी बनेगा। तो यानी ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बाबूरे सी। पहला का आंसर क्या होगा बाबूरे, सी हो जाएगा। अब दूसरा देखिए बाबू क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी। बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा बाबू, अनंत पर होता है। कहाँ होता है, अनंत पर। ऐसे क्वेश्चन सबका तैयारी एकदम करना है जम के। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, प्लस में होगा आवर्धन, मालूम है फॉर्मूला क्या होगा, 1/f। और इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा बाबूरे, डी में। 1/1 काटेंगे तो कितना आएगा बाबूरे, 1d। प्लस में होगा कहे कि उत्तल लेंस है। समझ गए, तीसरा क्वेश्चन भी होगा यही। अब अगला क्वेश्चन देखिए, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोग को यादें होगा। अवतल लेंस को कहते हैं, यादें होगा, वेरी गुड। अगला देखिए, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में क्या होती है। जब आदमी का चाल बिगड़ सकता है अलग अलग माध्यम में, तो प्रकाश का चाल कैसे नहीं बिगड़ेगा, भिन्न भिन्न होगा। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लेना है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कैसा मात्रक क्या होता है, कुछ नहीं। तो यहाँ मात्रक विहीन हो सकता है या इनमें से कोई नहीं आपके एग्जाम में देगा। ठीक है, अब देखिए किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अब सबको मालूम है हीरा सबसे अधिक कठोर है, इसका अपवर्तनांक कितना होता है बाबूरे, 2.42। तो इसका आंसर क्या होगा बाबूरे, हीरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक अभिसारी लेंस बनता है, कहता है एक अभिसारी लेंस बनाता है कैसा, कभी आभासी तो कभी वास्तविक। ठीक है, याद रखिएगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा और आभासी होगा तो सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कौन, अभिसारी लेंस माने उत्तल लेंस। इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बाबूरे सी हो जाएगा। बढ़िया लगा। आज 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखेंगे कि कै गो आता है और कै गो भूल चुके हैं। ये बात एकदम आपको याद रखना है। आकाश का रंग नीला होता है किस घटना के कारण, सबको मालूम होगा, प्रकीर्णन बाबूरे, प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का प्राथमिक रंग है, इसमें सब गड़बड़ा गया था क्लासों में आज। इसका होगा इनमें से सभी, लाल नीला हरा। ठीक है, लाल नीला हरा याद रखिए ना। अगला देखो जी, अरे काहे नहीं आगे चल रहे हैं, चलिए। हाँ, बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है, प्रकाश कहाँ पे प्रवेश करती है बाबू, रेटिना में। यहीं पर क्या होता है, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। अगला देखिए, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए दू में आया ऊ यानी इसका मतलब होगा उत्तल लेंस। क्या होगा बाबूरे, उत्तल लेंस। मानव नेत्र के लिए दृष्टि अस्थायित्व कितना है, याद रखना है आपको, 1/16 सेकेंड। कितना याद रखना है बाबू, 1/16 सेकेंड होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन मात्रक वाट के बराबर है।
देखिए जूल बट्टा सेकेंड, जूल बट्टा सेकेंड बराबर क्या होता है, वाट का सूत्र होता है, जूल बट्टा सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर, वैसे एग्जाम में यूनिट वाला भी दे सकता है और नहीं तो इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे एक आध को क्वेश्चन और उसमें भी देता है। तो ये लगभग 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक बताइए आप सब, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए इसका विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, वाट होता है। ठीक है, अब देखिए 1 किलोवाट, वही वाला सवाल 15 का है, किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, तो 3 गुने 6 सॉरी 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ये सब याद होगा आप लोगों को बाबू, भगाइए नहीं, देखते रहिए, बीच बीच में छुपा रुस्तम क्वेश्चन सब है, याद रखिएगा। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने दिया था, सबको याद होगा, मैक्सवेल ने दिया था। फ्लेमिंग में नहीं मार दीजिएगा, बाएं हाथ का हुआ, दाएं हाथ का बोल रहा है। दाएं हाथ के अंगुष्ठ नियम को किसने दिया था बाबू रे, मैक्सवेल ने दिया था। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस, विद्युत जो फ्यूज जो है वो गर्म होकर उड़ जाता है, यानी इसका आंसर क्या होगा, उष्मीय। क्या होगा बाबू रे, उष्मीय। अगला देखिए 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है, पूछ रहा है 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 मिली एम्पियर बराबर 10 के पावर -3 ये होता है। ठीक है, अगला देखिए एंगस्टन इसको बोलते हैं। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को कैसे जोड़ा जाना चाहिए, 21 नंबर हम लोग से पूछ रहा है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर में जो ताव मारता है खूब, पतला पतला तार से रहता है बनल, वो कौन तार होता है, तो नाइक्रोम होता है बाबू, नाइक्रोम, बुझ गए ना। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है, नाइक्रोम का। ग्लोबल वार्मिंग के लिए पूछ रहा है सबसे खतरनाक गैस कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ याद रहे चाहे नहीं रहे, कार्बन डाइऑक्साइड, समझ गए। कौन इसमें से जीवाश्म ईंधन कहता है, नहीं है सो नहीं है, पूछ रहा है कौन सा है, तो पेट्रोलो है, इहो है, इहो है, यानी कि बुझिए गए, सभी हो जाएगा। अगला देखिए सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। सूर्य और अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित जो विशाल ऊर्जा निकलती है बाबू, उसको हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन। अगला देखिए कि टिहरी बांध काहे बनाया गया था, भूमि के लिए, बिजली के लिए, जल, तीनों के लिए। क्वेश्चन देख के आंसर पता चल जाता है। कहिएगा ये भूगोल तो गोल का नहीं, विज्ञान में पूछता है। खिलौनों में किस सेल का उपयोग किया जाता है, सेल माने होता है बैटरी, खिलौना के तौर में जो बैटरी में पानी थोड़ा ढारते हैं, यानी सूखा सेल। क्या हो जाएगा, सूखा सेल, ड्राई बैटरी। जल में वैद्युत अपघटन आज क्लास में चर्चा की है, पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन निकलता है। ये किससे निकलता है, कैथोड से। और याद रखिएगा ये किससे निकलता है, एनोड से। ठीक ना, तो कौन सी गैस मुक्त होती है, तो इसका आंसर सी में मारिएगा। ठीक है, एग्जाम में अगर दे देगा कि एनोड या कैथोड से, तो याद कर लीजिएगा एनोड से ऑक्सीजन और कैथोड से हाइड्रोजन। बुझ रहे हैं ना, काहे नहीं बुझिएगा जी, याद करवा देंगे एकदम। नीचे दी गई विक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, अब खोजना पड़ेगा भाई सत्य क्या है। Na से O उड़ के चला गया, Na कार्बन के साथ चिपक गया, यानी एक तरफ ऑक्सीजन हट के दूसरे तरफ जाके जुड़ जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन, यानी कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। और जिंक जो है, Zn जो है वो अपचयित हो रहा है, तो ऐसा कहीं लिखले नहीं है, यहाँ ZnO दिया हुआ है। अगर Zn दिया रहता कि Zn अपचयित हो रहा है तो वो भी इसका आंसर होता,
लेकिन यहाँ कार्बन कार्बन में O जुड़ रहा है, ठीक है। तो जब जुड़ रहा है तो उपचयित हो रहा है, जब हट रहा है तो अपचयित हो रहा है। बुझ गए, हटना और सटना दोनों इसी क्वेश्चन में है, ठीक है। 29 नंबर हो गया। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, याद रखिएगा। जब जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन गैस निकलता है बाबू रे? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस चूना जल को दुधिया कर देता है? कौन सा गैस? याद रखना है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या याद रखेंगे बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड पीछा नहीं छोड़ी, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। बुझ गए। अगला देखिए, कहता है कौन बुझल चून है। मैंने दुकान में जो भेटता है ना चूना, उसको कहते हैं बुझल चूना, ठीक है। तो पूछता है सबसे कौन बुझा हुआ चूना है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कहेगा जब बिना बुझा हुआ चूना कौन है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। बुझ गए। कौन बुझा हुआ चूना है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक पानी में डालेंगे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। दंत मंजन, यानी कि दांत को साफ करते हैं मंजन लगा लगा के, तो दंत मंजन में क्या होता है पूछ रहा है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना है 33 में कि दंत मंजन जो होता है लवण युक्त होता है, लवण से युक्त होता है। यानी कि देखे होंगे प्रचार करते हो कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ऐसा वाला सुने होंगे, कोलगेट में नमक है वाला प्रचार, तो लवण युक्त होता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बच्चा को पता है, जब से मैट्रिक में आया सिट्रिक अम्ल सुन रहा होगा, और हमको उम्मीद है कि सबको मालूम होगा कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का दूसरा नाम क्या है, हमको कमेंट में बताइएगा। डॉक्टर शायद हड्डी गुड्डी जोड़ने में भी इसका उपयोग करता है कि, हमको जरा बताइएगा, समझे। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान तो हम बता देंगे, इसका दूसरा नाम क्या है आप लोग कमेंट में बताइए। तो 35 नंबर का जो होगा बाबू 10.5 होता है। कितना? 10.5। अभी नहीं बुझेगा इसका मतलब हो गया दूध, ऐसा बात नहीं। जस्ता का अयस्क कौन है? एल्युमिनियम का तो बॉक्साइट सब जानते होंगे। जस्ता का अयस्क पूछ रहा है कौन है? जिंक ब्लेंड, समझे। अगला देखिए, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह क्या कहलाता है? धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह क्या कहलाता है, हम लोग का क्वेश्चन है। अम्लराज में कौन घुलता है? खाली सोना। याद रखिएगा, अम्लराज में कौन घुलता है? खाली सोना, यानी Au। अगला देखिए क्या है, कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? पूछ रहा है इसमें कौन सा आयन यानी आयन नहीं देने वाला यौगिक है, सो आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आयन नहीं देता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है। अगला देखिए, हीलियम गैस कैसा है? हीलियम गैस जो बाबू है ना, वो अपने मन रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए इसको अक्रिय गैस कहते हैं। सबसे कठोर, वैसे सबसे पत्थर तो आप ही लोग का हृदय है, इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं तो उन्हें वो लाइक करते हैं। 50 बच्चा पढ़ते हैं 5 गो लाइक रहता है, भैया थोड़ा लाइक कर दीजिए। सबसे कठोर इसमें है हीरा। बुझ गए बात, क्या होगा बाबरे? हीरा। हीरा सबसे कठोर। अगला देखिए, बेंजीन का अणुसूत्र पूछ रहा है, बेंजीन का अणुसूत्र पूछ रहा है। याद रखिएगा बेंजीन में इन C6 होता है और H भी 6 गो होता है। C6H6 क्या होता है बाबू रे? बेंजीन। अभी खाली रटाएंगे, क्या कि परीक्षा का समय है, समझाएंगे तो विद्यार्थी भागिए जाएगा, कोई धोरे इससे बढ़िया दोसर जग जाते हैं, इसलिए खाली रटाएंगे, रटते जाइए। 42 में है, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कौन सा आबंध बनता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड बनता है, क्योंकि इसमें मात्र एक बूंद का रहता है, डॉट डॉट उसको मिलाना रहता है, माने सिंगल बॉन्ड। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? जो जल चूना में घुल जाए उसका रासायनिक नाम पूछ रहा है क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
क्या होता है बाबू रे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र सबको मालूम होगा बाबू। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6 है ना, C12H22O11, ये चीनी का हो गया। और ग्लूकोज का ठीक इसका आधा वाला होता है, याद होगा। अगला देखिए कि पूछ रहा है कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? 45 नंबर में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा C2H4। अब इसका नाम बताइए कि C2H4 को क्या कहते हैं, कमेंट में बताइए, पढ़ते हैं तो खोजिएगा तब ना। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाया था, उसका क्या मापदंड था पूछ रहा है। याद रखिएगा परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? क्षार धातु नहीं है सो पूछ रहा है। क्षार माने जानते हैं ना, क्षार होता है और अम्ल होता है। तो क्षार धातु कौन नहीं है बाबू? तो मैग्नीशियम नहीं, बाकी रूबिडियम, लिथियम और सोडियम, ये तीनों हो जाएगा, ठीक है। अब रूबी का भी नाम यहाँ पे आ गया है आज। 48 में देखिए कौन हेलोजन समूह का सदस्य है? अभी समूह सब कहाँ है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में है बाबू। ये सब याद करना पड़ेगा आप लोगों को। तो याद रखिएगा ब्रोमीन। कौन है इसका सदस्य हेलोजन का? तो ब्रोमीन है। जिंक की परमाणु संख्या सबको याद होगा, ये तो रटाने वाला क्वेश्चन नहीं है, सबको याद ही होगा, मुझबानी मुँह पर होगा। 30 होता है, क्या कि 1 से 30 तक सब विद्यार्थी तत्व का नाम याद रखता है। तो जिंक का क्या होगा बाबू रे? 30। अब उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होता है? विद्युत ऋणात्मक कौन होता है सब पूछ रहा है। याद रखिएगा हमेशा अधातु जो होता है वो विद्युत ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने चिपको आंदोलन के क्रम में महिला लोग जाने दी थी, तो गांव का नाम था खेजरी, जो बाद में इसका नाम पड़ा चिपको आंदोलन। उस गांव का नाम क्या था? तो खेजरी नाम था। किसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है? याद रखिएगा बाबू, बढ़ती मानव जनसंख्या इसका सबसे बड़ा कारण है। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है सब पूछ रहा है। सबसे अच्छा तरीका इसमें हो गया, तीनों हो जाएगा। वस्तु का पुनर्चालन करिए, माने फिर से एक वस्तु जो खराब हो गया उसको फिर से रीयूज करिए, फिर से उपयोग करिए, और प्लास्टिक के वस्तु में कमी उपयोग, माने सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर जानते हैं ना, सूरज से चलने वाला चीज। तो सौर सेल में किसका उपयोग सबसे अधिक होता है? तो सिलिकॉन का। किसका होता है बाबू रे? सिलिकॉन का। अगला देखिए, कहता है कौन मुख्यतः बायोगैस है? कहता है कौन मुख्यतः बायोगैस है? सबको मालूम होगा ये बात, CH4 जो होता है यानी मीथेन, उसको क्या कहते हैं बाबू रे? बायोगैस कहते हैं। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत में क्या होता है बाबू रे? इनामेल होता है। क्या होता है? इनामेल। उसके बाद देखिए, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। कहाँ पाई जाती है बाबू रे? अमाशय में। निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? लाइपेज। सबको याद होगा ये सब क्वेश्चन बाबू, उम्मीद है कि याद होगा। नहीं याद होगा तो हाँ हाँ याद कर लेना है। पीत रस का रंग कैसा होता है? हरा होता है बाबू, हरा होता है, कह रहे हैं ना, हरा होता है। अब देखिए, पौधों में श्वसन होता है। पौधा में श्वसन कहाँ कहाँ होता है सब पूछ रहा है हम लोग से। सब जगह होता है, पत्ती में, तना में, जड़ में, है ना। हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? भैया जब सूरज दादा लोग उगवे नहीं करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करेंगे, समझ में आया? रात में, दिन में ऑक्सीजन का, रात में कार्बन छोड़ते हैं। क्या वो ATP बनता है किण्वन के फलस्वरूप? 2 ATP बनता है। ये ऊर्जा हुआ, स्टोर करके रखते हैं लोग इसको।
सामान्य रक्त दाब कितना होता है? 120 होना चाहिए कम से कम। 120/80 वैसे होता है। तो पूछ रहा है सामान्य, पूछ रहा है हम लोग को, तो 80 होगा कम, ऊपर में हाई होगा 120। ठीक है, तो 80 इसका याद रखिएगा, mmHg। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? इस क्वेश्चन सबको पक्का याद होगा, ये वाला याद होगा। याद है कि नहीं याद है बताइए? पत्ती में। कहाँ होता है बाबू रे? पत्ती में। अस्थि क्या है? अस्थि क्या है बाबू रे? अस्थि एक उत्तक होता है। अस्थि क्या है? एक उत्तक। पादप में अपशिष्ट संचित होता है। पादप में अपशिष्ट संचित रहता है। कहाँ पर पूछता है? कहाँ पर बोल रहा है संचित रहता है? तो याद रखना है इस बात को, इन सभी में, इन सभी जगह पेड़, पादप माने पेड़ पौधा में गंदा संचित रहता है। वृक्क माने होता है किडनी। चला, वृक्क के किडनी माने संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? पूछ रहा है किडनी के बारे में, पूछ रहा है हम लोग से। तो नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नेफ्रॉन। न्यूरॉन नहीं, नेफ्रॉन। पौधों में पौधों के उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यानी पौधा में से क्या क्या निकलते रहता है? देखिए टेनिन, रेजिन, गोंद तीनों निकलता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। स्मरण शक्ति कहाँ पर रहता है? अपना सब जो याद करते हैं तो कौन चीज ऐसा खराब हो जाता है जिसके कारण याद नहीं होता है? इस बात को याद रखना है। सेरिबरम जो होता है ना, राम बलम नहीं कह रहे हैं, सेरिबरम कह रहे हैं। सेरिबरम अगर मान लीजिए आपका खराब है ना, तो कुछ हो याद करेगा तो याद नहीं रहे। लेकिन हमको तो ताजुब लगता है, नाच देखना याद रहता है, रील चलाना एकदम याद रहता है, लेकिन पढ़ने नहीं एगो याद रहता है। यानी सेरिबरम भी बड़ी खचरा है ना। चलते हैं अब। जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? जड़ का पूछ रहा है अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? तो जब जड़ जमीन के तौर में गति करने लगता है तो कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन, क्योंकि नीचे मुहे जाता है ना। एस्ट्रोजन स्रावित होता है कहां से बाबू ने? एस्ट्रोजन कहां से स्रावित होता है? तो अंडाशय से। कहां से होता है बाबू? अंडाशय से। स्वपरागन निम्न में से किन पौधों में होता है? स्वपरागन के बारे में पूछ रहा है। याद रखना है, एक लिंगी में। कहां पे होता है बाबू? जो जिसमें एगो लिंग खाली हो, जिसमें उसी में। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? भ्रूण जानते हैं ना, जहां पे बच्चा मतलब बनता है। 73 नंबर है। तो याद रखना है इसका, एंडोमेट्रियम करके उसका नाम होता है, अंग्रेजी नाम होता है, यहीं पर विकसित होता है। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जनन अंग में पाया जाता है? जानते हो कि शुक्राणु यानी शुक्रवाहिका, ये पुरुष जनन अंग है। लेबिया माइनोरा, परिपक्व पुटुका, फेलोपियन नलिका, ये सब महिला में होता है, पुरुष में नहीं होता। इसलिए सब महिला सबको याद रखना चाहिए, पुरुष को याद रखना चाहिए। लेकिन एग्जाम महिला पुरुष नहीं देखता है, दोनों को याद रखना पड़ेगा। आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? सॉरी, पता कहा गया था, ग्रेगर जॉन मेंडल को, सब जानते होंगे। लेकिन इसमें से एक और सवाल आप कभी कभी पूछ देगा आपसे कि मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? ये जानकारी तो नहीं होगा आप लोग को कि है तो हमको बताइए। पूछ देता है अंदर से कभी कभी। ऑस्ट्रिया। अब देखिए अगला, कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? इसमें कह रहा है जगत होगा। क्या होगा बाबू? जगत। आज ये कि सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण कौन है? पूछ रहा है सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण कौन है? यानी देखिए इसका जो आंसर होगा, जीवाणु भी है। ठीक है, जीवाणु भी होगा और कवक भी होगा, यानी इसमें डी मार देते हैं, टिक, सवाल खाली नहीं होगा। मांसाहारी जीवों को क्या कहा जाता है? पूछ रहा है मांसाहारी जीवों को क्या कहा जाता है? ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। इसको प्राथमिक भी कहते हैं और द्वितीयक भी कहते हैं, यानी इसमें से डी हो जाएगा। ठीक है। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को ट्रांसफर होता है, यानी स्थानांतरित होता है? खाद्य श्रृंखला तो जानते होंगे,
एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित रहता है। तो क्या परसेंट भोजन कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत उस ठीक इस माने इस आदमी से अगले आदमी तक जाता है, सो पूछ रहा है। यानी घास से मान लीजिए कीट, कीट से मान लीजिए सांप। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। हम आपको बता देते हैं कि इसका आंसर 10% होगा। क्या होगा बाबू? 10%। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र कह रहा है। तो जल में आप जानते हैं ना करंट बनता है जल से करंट यानी बिजली उत्पन्न होती है, सबको मालूम होगा। तो जल जो है चलती रहती है, तो स्थितिज ऊर्जा उसको कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जलता हुआ मोमबत्ती क्या करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है। एक विद्युत सेल कह रहा है, एक विद्युत सेल से धारा प्रवाहित होती है। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है, कम हो जाएगा बाबू। सेल से जब ये धारा प्राप्त करने पर इसके सिरे के बीच जब विभवांतर होगा वो क्या होगा? तो कम हो जाएगा। सही बात। एक आदमी को दो जगह खटाइएगा तो उसका कमजोरी नहीं ना हो, मतलब कमजोर नहीं हो जाएगा वो बेचारा। वही बात उसमें हुआ, कंसेप्ट वही लॉजिक लगेगा। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक को जोड़ना चाहिए किस क्रम में? ये तो अभी हम बताए थे आपको, श्रेणी क्रम में। दोबारा टाइप हो गया लगता है क्वेश्चन ही वाला। विद्युत चुंबक बनाने के लिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए जिस छड़ का उपयोग होता है वह कैसा लोहा होता है, पूछ रहा है। तो याद रखिएगा नरम लोहा। नरम लोहा का चुंबक बनता है। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? इस उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? 86 नंबर क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है, इससे पहले हम एक और इस टाइप का बताए थे, तो उसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। क्या कहते हैं बाबू रे? नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने की क्रिया वाली युक्ति कौन है? सौर ऊर्जा को डायरेक्ट बिजली बना देता है, वो कौन बनाता है बाबू? तो सौर सेल बनाता है। यानी कि सौर प्लेट देखते होंगे ना बड़का ऊपर में लगल छत पे, वही होता है। गांव गांव में पोल सब पर मुखिया जी लगवाए होंगे, देख लीजिएगा। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? यानी हवा चलेगा ना, कितना स्पीड होना चाहिए उसका? तो क्वेश्चन देख के बता देंगे। कम से कम इसका जो है 88 में हमको नहीं लगता है इसका कोई आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, अभी तो इसमें से इनमें कोई नहीं सही है, लेकिन इसका आंसर हम जो एक्यूरेट आंसर होगा हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, या आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कोई नहीं होगा, इतना तो कंफर्म है। सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल द्वारा इकाई एमएस में किया गया कार्य, इसी को कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। सेल माने बैटरी। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। बोल रहा है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या देता है? तो भैया मेरे अम्ल जल में जब ये घुलता है तो आयनित हो जाते हैं, यानी आयने प्रदान करता है। तो 90 का क्या हो जाएगा? ए। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। ये तो ये एकदम याद रखना है, क्षारीय होते हैं। सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाई जाती है? ये भी सबको याद होगा बाबू, कॉपर मिलाया जाता है ना। उसके बाद देखिए तांबा या जस्ता दोनों में, मतलब तांबा अधिकतर मिलाते हैं। कहता है NaCl AgNO3। देखिए Cl उठ के चले आया Ag के साथ, NO चले आया इधर, यानी E आ गया यहाँ पे, E चला गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि AgNO3 था, यहाँ पे ये था। तो देखिए उल्टा पुल्टा क्या हुआ कि यहाँ Na के साथ Cl था, एक कहता Ag के साथ Cl आ गया, एक कहता Ag के साथ NO3 था, एक कहता Na के साथ। तो जब दो गो तत्व अपना जगह का अदला बदली करे, दो यौगिक आपस में, एगो करे तो विस्थापन, और दो गो अपना जगह के अदला बदली करे तो क्या कहलाएगा बाबू रे? द्विविस्थापन। ठीक है।
सिलिकॉन क्या है पूछ रहा है, सिलिकॉन पूछ रहा है बाबू रे क्या है। सिलिकॉन एक अधातु है कि धातु है कि क्या है। तो याद रखना है यह एक उपधातु है। क्या है बाबू, उपधातु। वे तत्व जिनके बाहरी कक्ष में सेल पूर्ण भरे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं उत्कृष्ट गैस। क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस हमेशा क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए खरिया का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। ये तो क्लासों में कई दिन याद करवाए थे, हम स्टोरी भी लगा दिए थे एक दिन शॉर्ट्स वीडियो में। तो 96 का पूछ रहा है, तो इसका क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसको चौक कहते हैं आप लोग। कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड इसमें पूछ रहा है हम लोग से, तो SO2 सल्फर ऑक्साइड, याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन एल्काइन है, क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन एल्काइन है। तो एल्काइन होगा तो C2 है, H2 है ना जी, C2 है और H2 गो है, तो यहाँ जुड़ गया आप कार्य। इसके साथ इसका होता है 4 गो, होता है ना 4 गो, तो मतलब इसमें 1 2 3 एने गो लगा देते हैं H। तो यानी कि इसके बीच बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक ना। जब ये एल्काइन होगा तो क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, इसलिए इसका आंसर C ही सही होगा, ठीक है। कभी कभी चेक करना पड़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए CH3C2H5 दिया हुआ है, इधर CH3 दिया हुआ है, तो मेथेन से हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मेथोक्सी। ये है क्या, मेथोक्सी हो जाएगा, और इसमें एथेन है तो मेथोक्सी एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथोक्सी एथेन, ठीक है। अब देखिए अगला, निम्न में कौन सी धातु उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती है। तो चांदी जो है गुड कंडक्टर, ये कभी उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती है। तो हम लोग पढ़ लिए 100 ऑब्जेक्टिव। ईमानदारी से आपको जैगो छुपा रुस्तम क्वेश्चन सब नहीं याद था, उसको याद कर लीजिए। अब फिर हम ऐसे ही इस बीच में 200-400-500 चाहते हैं अलग अलग विषय का ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाएं। मैथ का भी अच्छा से दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय सबका आप तैयारी करवाएं। ऑब्जेक्टिव्स तो हम इतना डाल दिए हैं बाबू कि जितना ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ा दिए हैं मैथ्स में, वो सब जाके खाली पढ़ लीजिए, एकदम जय जय हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।